सो इस भाई के अकॉर्डिंग ना मार्वल का एक लो टियर कैरेक्टर सोलो कर देगा पूरे के पूरे डीसी फ्रेंचाइज को। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ऑनेस्टली बताओ तो मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था, लेकिन कम से कम मुझे एक अच्छा टॉपिक तो मिला वीडियो बनाने के लिए। सो डार्क नाइट को मेरी तरफ से शाउट आउट जाता है इस वीडियो के लिए। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम मार्वल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिड टियर कैरेक्टर यानी नल का कंपेयर करेंगे पूरे के पूरे डीसी फ्रेंचाइज के साथ। सो क्या नल अकेले ही पूरे डीसी ओमनीवर्स का खात्मा कर देगा या फिर डीसी के ओमनीपोटेंट बींग्स नल को ही मिटा देंगे? सो चलिए पता लगाते हैं। तो पहले मैं अगर बात करूं नल की, सो नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल की कहानी इस यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से है, जब इस खाली यूनिवर्स में अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और उसी अंधेरे को रूल करता था नल नाम का एक एल्डिस गॉड। लेकिन जब सेलेस्टियल्स इस यूनिवर्स में आए तो वो यहाँ पे लाइट की क्रिएशन करने लगे, जिससे नल का एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और ये सब देख के नल को ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने सेलेस्टियल्स को उसके अंधेरे के एम्पायर से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उन सेलेस्टियल्स ने नल की एक भी नहीं सुनी। गुस्से में नल अपनी परछाई में हाथ डालता है और नेक्रोसॉर्ड नाम का एक गॉड किलर वेपन तैयार कर लेता है, जिसकी मदद से नल एक सेलेस्टियल के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और नल की ये ताकत देख के बाकी के सेलेस्टियल्स डर के भाग जाते हैं। नल की पावर्स की बात की जाए तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। इवन पूरे मार्वल यूनिवर्स में ऐसे गिनती के कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि सेंट्री, जिसे मार्वल का अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो कहा जाता है, उसे तो नल ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर बीच में से फाड़ के रख दिया था। और हम सबको अच्छी तरीके से बताया कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग डीसी में सुपरमैन है उतना ही मार्वल में सेंट्री है। लेकिन नल ने सेंट्री को ऐसे फाड़ दिया जैसे कि वो कोई एक कागज का खिलौना हो। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है और इसी वजह से नल के ऊपर जितने भी पावरफुल अटैक्स किए जाए ना, नल को उससे कुछ नहीं होता। इसके अलावा नल के पास सिम्बियोट की पूरी एक आर्मी है और उसकी आर्मी यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है। नल की ये आर्मी उसके एक ही इशारे पे किसी भी प्लैनेट, गैलेक्सी, इवन पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नल की इस आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स है जिनको कहा जाता है ग्रैंडल, और एक अकेला ग्रैंडल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी प्लैनेट को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज से लाखों साल पहले एक ग्रैंडल ने अर्थ पे आके ऐसा किया भी था। हालांकि उसे रोकने के लिए गॉड ऑफ थंडर थॉर आ गया था, लेकिन थॉर अगर बीच में नहीं आया होता तो वो ग्रैंडल पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके अलावा नल की ये सारे सिम्बियोट्स उसके हाइप माइंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट्स से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। इसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट्स से दूर रह के भी उससे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उन्हें कोई भी ऑर्डर दे सकता है और वो सिम्बियोट जो सुन रहे हैं नल उन सबको सुन भी सकता है। नल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सेलेस्टियल को स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नल अगर चाहे तो उन सारे सेलेस्टियल्स को अपनी सिम्बियोटिक पावर्स से करप्ट भी कर सकता है और अपनी पावर्स से उन्हें कंट्रोल करके आप खुद के लिए यूज भी कर सकता है। और किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में तो नल ने ये सब करके भी दिखाया था। नल का वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी मदद से नल ने हजारों गॉड्स को मार रखा है और इन सारे गॉड्स की क्रिएट की गई हर एक क्रिएशन को डार्कनेस में मिला चुका है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी हीलिंग फैक्टर की, तो सबसे पहली चीज, इसे इंजेक्ट करना किसी के बस की बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी तरह से नल को इंजेक्ट कर भी दे तो वो 2-3 सेकंड में अपनी इंजरीज को दोबारा रिकवर कर लेगा। आप सबने वेनम की मूवीज में ये तो देखा ही होगा, जब भी एडी ब्रॉक को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी होती है तब वेनम उसकी इंजरीज को 2 सेकंड में रिकवर कर लेता है। जरा सोचो एक बार, वेनम जैसे छोटे से सिम्बियोट की हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा फास्ट हो सकता है, तो पूरे सिम्बियोटिक रेस को क्रिएट करने वाले नल का हीलिंग फैक्टर किस लेवल पे होगा। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब नल एक दूसरे गॉड से फाइट कर रहा होता है तब फाइट करते करते वो गॉड के प्लांट पे आ जाता है और नेक्रोसॉर्ड के एक छोटे सा हिस्सा गॉड को मिलने से ही वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि मार्वल यूनिवर्स के सारे गॉड्स को एक एक करके खत्म करने लगता है। यहाँ तक कि मार्वल का पावर हाउस थॉर फोर्स के साथ भी गॉड को संभाल नहीं पाता है और इस गॉड से निपटने के लिए थॉर को अपने पास्ट वर्जन और फ्यूचर के ओल्ड किंग थॉर को भी बुलाना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी गॉड द गॉड बुचर इन तीनों को अकेले ही संभाल लेता है। तो आप खुद सोच के देखो, नल के एक वेपन के एक छोटे से टुकड़े से कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो नल आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डीसी कॉस्मोलॉजी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट कॉस्मोलॉजीज में से भी एक है पूरे फिक्शन में, जिसमें हमें बहुत सारे ओमनीपोटेंट लेवल बीइंग्स देखने को मिल चुके हैं। सो डीसी मल्टीवर्स सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है बहुत सारे यूनिवर्स और पैरेलल वर्ल्ड्स का।
ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है मेटाफिजिकल लैडर का, और तो और हर एक रेल्म का अपना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इन सारे रेल्म्स को समझने के लिए हम फिजिक्स का इस्तेमाल तो कभी कर ही नहीं सकते, हर बार हमें नैरेटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉज कि ये बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन है। डीसी कॉस्मोलॉजी के लोएस्ट लेवल में आता है बेस यूनिवर्सेस, और हर एक यूनिवर्स में फेमिलियर वर्जन ऑफ हीरोज एंड विलन एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारे वो अर्थ है जो सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज किए जाते हैं। अर्थ 0 में रहता है मेन लाइन सुपरमैन एंड बैटमैन, अर्थ 2 में रहते हैं जस्टिस सोसाइटी, और अर्थ 3 को रूल करता है क्राइम सिंडिकेट। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग रियलिटीज एग्जिस्ट करती है पूरे मल्टीवर्स में, जिसकी वजह से मार्वल की तरह डीसी में भी इंकर्जन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मार्वल के कंपेयर में बहुत कम, क्योंकि इन सारे पैरेलल वर्ल्ड्स को सेपरेट करता है ब्लीड। ब्लीड एक्चुअली एक क्रिम्सन स्पेस है बिटवीन यूनिवर्सेस। ये वॉइड नहीं है, एक्चुअली ये काइंड ऑफ ब्लड स्ट्रीम है मल्टीवर्स का, जो कि हर एक वर्ल्ड को कनेक्ट करता है और सेपरेट भी करता है सेम टाइम में। हालांकि सुपरमैन जैसे बीइंग ब्लीड को क्रॉस कर सकते हैं इंटर डायमेंशन शिप्स के साथ, लेकिन इसके स्टॉर्म्स निर्बाध और जानलेवा है मॉर्टल बीइंग्स के लिए। ब्लीड ऑल्सो फंक्शन है मार्जिन बिटवीन स्टोरीज का, जो कि प्रूव करता है हर एक यूनिवर्स एक्चुअली पार्ट है कॉमिक बुक का। और वो रेड लिक्विड वो इंक है जो कि एक स्टोरी को दूसरे स्टोरी से सेपरेट करते हैं, जो कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इवन डायमेंशन भी चला जाता है, जो कि इसे आउटवर्सल लेवल पे स्टैंड करता है। मल्टीवर्स के ऊपर लाई करता है स्पिरिट ऑफ गॉड्स, एक मेटाफिजिकल रेल्म जिसपे हायर रियलिटीज एग्जिस्ट करते हैं। ये स्पिरिट है डिवाइन रेल्म्स का, हेवन जो कि डोमेन ऑफ द गॉड्स है, और हेल जिसमें बुरे एंजल्स और डीमंस रहते हैं, और उनके बहुत पास है न्यू जेनेसिस और प्लैनेट अपोकलिप्स, द होम ऑफ द न्यू गॉड्स। और ये वही जगह है जहाँ से डार्क साइड निकला था, जिसकी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस तक को इफेक्ट करती है। स्पिरिट ऑफ गॉड्स के बियॉन्ड लाई करता है लिम्बो। ये वही जगह है जहाँ पे हर कोई जाता है मरने के बाद, इवन गॉड्स भी। और गाइड बुक के अकॉर्डिंग लिम्बो एक्चुअली एक लाइब्रेरी है अबैंडन्ड स्टोरीज का, जो कि पॉपुलेटेड है फॉरगेटन कैरेक्टर्स से। और उससे भी और आगे जाए तो हम पहुंचेंगे मॉनिटर स्फीयर में, द होम ऑफ द मॉनिटर्स। और जैसा कि हम जान चुके कि डीसी मल्टीवर्स एक्चुअली में फिक्शन है और ये नैरेटिव के बेसिस पे चलता है, और हर एक मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ नैरेटिव लॉ को। और फर्स्ट मॉनिटर डैशनोबू, जो कि आगे जाकर करप्टेड बन गया था, और बन गया था वो मैनड्रैक द डार्क मॉनिटर। ये वही मैनड्रैक है जो कि आगे चल के कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से फाइट करता है। सुपरमैन खुद एंटर करता है उस रेल्म में, और वो देखता है कि रियलिटी एक्चुअली एक स्टोरी बुक है, जहाँ पे मॉनिटर्स डिबेट करते हैं कि कौन सी स्टोरी रहेगी और किसको खत्म कर दिया जाएगा। और सीधे सीधे बोलो तो मॉनिटर स्फीयर एक्चुअली लाइब्रेरी ऑफ एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे चीज़ों को लिखा जाता है और स्टोरीज रिलेटेड होती है। और मॉनिटर स्फीयर के बाद आता है एज ऑफ क्रिएशन यानी सोर्स वॉल, जो कि इन्फिनाइट बाउंड्री माना जाता है डीसी मेटावर्स का, जिसके बाद डीसी मेटावर्स खत्म हो जाता है, और उस वॉल के बाहर लाई करता है द सोर्स, जो कि पूरे क्रिएशन को ताकत देती है। ब्लीड और गॉड स्फीयर के बीच एग्जिस्ट करता है 5th डायमेंशन और 6th डायमेंशन, जो कि प्योर इमेजिनेशन से बने हैं। ये एक्चुअली घर है मिस्टर मिक्जी और बैटमाइट का, जो कि पूरे मल्टीवर्स को 2D डिस्क की तरह देखते हैं। और उसके बाद आता है 6th डायमेंशन, जहाँ के बीइंग्स इन्फिनिटी के साथ खेलते हैं। 6th डायमेंशन को डिस्क्राइब किया जाता है कंट्रोल रूम ऑफ द क्रिएशन के नाम से, जहाँ पे रहते हैं वॉल्ट फ्रॉचर द ब्रदर ऑफ द मॉनिटर एंड एंटी मॉनिटर, और इवन परपेचुआ द मदर ऑफ द मल्टीवर्स। और आखिर में आता है ओवर वॉइड, एक ब्लैंक लाइट जिसने पूरे डीसी कॉस्मोलॉजी के स्टोरी को लिखा है। ये एक्चुअली इन्फिनाइट एम्प्टीनेस है और बाउंडलेस साइलेंस है, जो कि बियॉन्ड है ऑल फॉर्म्स का। ओवरऑल डीसी कॉस्मोलॉजी स्केल करता है हाई आउटर वर्सल में। सो अब देखते हैं कि नल कहाँ स्टैंड करता है पूरे डीसी यूनिवर्स के कंपेयर में। सो लोएस्ट लेवल से शुरू करते हैं। सो डीसी यूनिवर्स के सारे सुपर हीरोज नल के सामने टिक ही नहीं सकते, इंक्लूडिंग फ्लैश एंड सुपरमैन। नल बहुत ही आसानी से डीसी मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसे अपने डार्कनेस के एम्पायर में मिला देगा। और रही बात ब्लीड के गैसेस की, सो वो मॉर्टल बींग्स के ऊपर काम करते हैं, इमॉर्टल बींग्स के ऊपर नहीं। 5th डायमेंशन की बात करें ना, तो वहाँ पे मिस्टर मिक्जी और बैटमैन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिल जाएंगे, जो कि मल्टीवर्स को 2D डिस्क की तरह देखते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताओ ना, नल इनको भी हरा देगा। 6th डायमेंशन की बात करें ना, तो वहाँ पे नल को अपने टक्कर के कैरेक्टर मिल सकते हैं, जैसे वॉल्ट फ्रॉचरर और परपेचुआ, जो कि नल को हरा सकते हैं, इवन उसे जान से भी मार सकते हैं। लेकिन मानो नल ने समहाउ उनको भी हरा दिया। तो उसके बाद आता है गॉड स्पीयर, जिसमें ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड और ट्राइगोन जैसे बींग्स रहते हैं। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। सो गॉड स्पीयर के बींग्स के सामने नल का कोई चांस ही नहीं है। ये बींग्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पलक झपकाते ही नल को मार सकते हैं। इवन न्यू गॉड्स भी नल को मारने की ताकत रखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड। सो नल यहीं तक ही टिक सकता है डीसी कॉस्मोलॉजी के सामने। सो देखो, उस भाई का क्लेम तो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। यानी लिम्बो बाकी रह गया, मॉनिटर स्पीयर बाकी रह गया,
सोर्स वॉल बाकी रह गया, ओवर वॉइड बाकी रह गया, इवन गॉड स्पीयर भी क्लियर नहीं हुआ नल से, यानी 70% से भी ज्यादा डीसी क्लियर नहीं हुआ नल से। और अभी तक तो मैंने लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, द प्रेजेंस, स्पेक्टर जैसे 6 से भी ज्यादा ओमनीपोटेंट बीइंग को ऐड ही नहीं किया, कॉज की ये सब डीसी कॉस्मोलॉजी के बाहर है। सोनल यहीं तक ही टिक सकता था, बाकी मैंने उस वाले भाई के पॉइंट को गलत प्रूव कर ही दिया है। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।